14 दिसंबर की रात 8 बजे ईशा के बाद परभनी के अजमेर कॉलोनी यहाँ पर जो पूरे देश भर के लिए मुसलमानों की जिम्मेदारी संभालता है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके सदस्य पद पर चुने जाने के लिए परभनी शहर की, परभनी ज़िले की और पूरे महाराष्ट्र की मशहूर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब, इनका यहाँ पर सत्कार सम्मान इमरान खान मित्र मंडल और इमरान खान साहब इनके घर पर रखा गया। हम बात करते हैं इमरान भाई से। इमरान भाई, जो आज आपने मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब का जो सत्कार यहाँ पर किया है, उनके बोर्ड पर सदस्य चुने जाने पर क्या कहें? पहले तो मैं मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो शख्स परभनी की इतनी बड़ी शख्सियत है कि जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि हमारे परभनी वासियों के लिए खुशी की बात है कि रफ़ीउद्दीन मौलाना के जैसी शख्सियत को पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बनाए गए और ख़ान फौजिया मैडम को बनाया गया। हमारे परभनी के नौजवानों को और यहाँ के लोगों की खुशनसीबी की बात है कि परभनी से 2 लोगों का चांस लगा जो सदस्य पद बनने का, और इंशाअल्लाह हम मौलाना से जुड़ के हर वक्त काम करने की कोशिश करेंगे, पूरी मौलाना के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं तमाम नौजवानों से भी दरख्वास्त करूंगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड के कामों में मौलाना के साथ हाथ बटाए अपना और साथ में रहे, और इंशाअल्लाह मौलाना को डबल से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ अहमद खान साहब है जो परभनी के इसी अजमेर कॉलोनी में रहते हैं और जो इमरान खान मित्र मंडल ने मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पर सदस्य चुने जाने के लिए उनका जहां यहाँ पर सत्कार सम्मान किया गया, और उन्हीं के साथ में परभनी के लिए डबल खुशी की बात है कि राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, इनको भी मेंबर के पद पर लिया गया। तो ये परभनी ज़िले को काफ़ी बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिली है जिस पर खरा उतरना होगा, और सब पूरे परभनी ज़िले के नौजवानों का साथ मौलाना को और मैडम को मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आज इमरान खान साहब ने जो सत्कार यहाँ पर रखा है, स्वागत किया है, गुलपोशी की है मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब की, क्या कहना चाहिए? ये जो इमरान खान साहब ने रफ़ीउद्दीन मौलाना साहब के इसमें गुलपोशी का प्रोग्राम रखे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, रफ़ीउद्दीन मौलाना साहब को और फौजिया मैडम खान साहब को। साथ में जुड़े रहेंगे, हम हमेशा उनके साथ में रहेंगे और उनके साथ काम करते रहेंगे। हमारे साथ वहीद पटेल साहब हैं जो हर काम में कौम मिल्लत के सर फहरिस्त रहते हैं। उनसे बात करते हैं जो इमरान खान मित्र मंडल की तरफ से मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब का जो यहाँ पर गुलपोशी प्रोग्राम रखा गया था। पटेल साहब, जो मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी इनको और फौजिया मैडम को जो सदस्य के तौर पर लिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी परभनी को मिली है। तमाम नौजवानों का साथ मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ सदस्य बन गए लेकिन यहाँ के लोग आगे नहीं आएंगे तो जो मुद्दे परभनी के हैं वो कैसे हल होंगे, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे परभनी के 2 काबिल ऐसे लोग लिए जो डॉक्टर फौजिया खान मैडम, उनको भी मुबारकबाद देता हूं, और हमारे मौलाना अशरफ़ी साहब जो कि बहुत ही काबिल और जो तो जानकारों में से है। और दूसरी बात यह है कि हमारे परभनी शहर को इनकी बहुत ज़रूरत थी, और पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने सारे काम हैं यहाँ पर। जब भी मौलाना अशरफ़ी साहब या डॉक्टर फौजिया खान मैडम करेंगे, हम बिल्कुल इंशाअल्लाह पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देंगे, मौलाना अशरफ़ी साहब का साथ देंगे, डॉक्टर फौजिया खान मैडम का साथ देंगे। और उसी के साथ हमारे अपने इमरान खान जो युवा नेता है यहाँ के, मैं भी उनका भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया यहाँ पर, और मौलाना अशरफ़ुद्दीन साहब का हौसला अफजाई की। और इमरान साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आगे भी मौलाना साहब के साथ ऐसे बने रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर फौजिया खान मैडम से और कहना चाहूँगा और अशरफ़ी साहब से कहना चाहूँगा कि आप जो भी मुद्दा, जो भी पर्सनल लॉ बोर्ड तरफ से उठाएंगे, हम परभनी के शहर के नौजवान आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। और फिर से मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सियासी समाजी शख्सियत होने के साथ साथ वो एक बहुत ही इस्लामिक स्कॉलर भी है, और उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको सदस्य के तौर पर चुना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि 253 में से 2 लोग परभनी ज़िले से आते हैं। और बात करते हैं मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब से। मौलाना, आज जो इमरान खान मित्र मंडल ने आपका यहाँ पर गुलपोशी की सत्कार किया, क्या कहना चाहेंगे, और मुसलमानों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहि हाज़िरीन मोहतरम, आज अजमेर कॉलोनी बहुत मशहूर इलाका परभनी शहर का है, जिसमें मस्जिद के कमेटी की तरफ से और
इस मोहल्ले के नौजवानों की तरफ से, जिसमें इमरान खान मित्र मंडल बहुत ज़्यादा आगे रहा और आज पूरी मुस्तैदी से, पूरी तैयारी से मुझे बुलाकर उन्होंने यहाँ गुलपुशी का एहतमाम किया। सबसे पहले तो मैं कमेटी का और हमारे मित्र मंडल का और जो लोग भी यहाँ हाजिर होकर गुलपुशी का इतना सारा एहतमाम किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं जैसे जैसे परभनी में सिर्फ मित्र मंडल यहाँ के नहीं, ऐसे परभनी के तमाम इलाकों में, आसपास के ताल्लुकाजात में, दूसरे शहरों में बुलाया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, मोहब्बतें पेश की जा रही है, बड़ी आस और उम्मीदें लोगों ने लगा रखी है। इस गुलपुशी के नतीजे में मैं तो ये समझता हूं कि जिम्मेदारियां दिन ब दिन बोर्ड के हवाले से हम जैसे छोटे आदमी की बढ़ती जा रही है। और परभनी बहुत हसास जिला है हिंदुस्तान के तमाम जिलों में, और इस हसास शहर में कुछ हसास पॉइंट भी है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अहलियाने परभनी की है। और चूंकि अहलियाने परभनी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अपने मुद्दों को हल करने का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुसलमानों के मुद्दे, समाजी मुद्दे, मजहबी मुद्दे पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़े जा सकते हैं और कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम ये यकीन रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि बोर्ड के मखसूस दायरे कार को इस्तेमाल करते हुए हम हिंदुस्तान के संविधान का सहारा लेकर हुकूमत वक्त से मुतालबा करके पूरी ताकत से लड़कर हमारे अपने मुद्दे और मुतालबे पूरे करवाते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड का मकसद ये है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड का पहला मकसद है, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड का मकसद है, और मुल्क को सलामत रहने देना यह बोर्ड का मकसद है। और हम किसी भी सूरत से मुल्क को सलामत रखने के लिए बोर्ड अपनी जान लगाएगा। ऐसे ही संविधान बहाल रहने के लिए बोर्ड अपनी पूरी ताकत लगाएगा। मुसलमानों के जान, माल, इज्जत, आबरू की सलामती के लिए बोर्ड अपनी पूरी ताकत लगाएगा। और इन सब से बढ़कर बोर्ड का बड़ा मकसद है कि दुनिया में इस्लाम, दीन, शरीयत, हमारा पर्सनल लॉ सलामत रहे। जो संवैधानिक हक है इस भारत में, हम उस संवैधानिक हक को पाने के लिए अपने दीन और शरीयत के बचाने की खातिर अपना तन, मन, धन सब कुर्बान करेंगे। और ये जो पब्लिक की तरफ से गुलपोशी है, ये रफीउद्दीन का चेहरा देखकर गुलपोशी नहीं है, ये इसीलिए है कि बोर्ड का मकसद बड़ा है और आप वहां मेंबर के तौर पे हैं। तो जब तक आप वहां रहेंगे, इन सब की आस है कि वो इस्लामी मुद्दे बहाल रहेंगे और हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। फिर चाहे समाज में से कोई समाज दुश्मन इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए सर उठाता हो, तो बहैसियत बोर्ड के मेंबर हम वहां पर भी अपनी आवाज ऊंची रखने का काम करेंगे। फिर सत्ताधारी पक्ष अगर इस्लाम के खिलाफ हो तो हम उनका मिजाज भी ठीक करना जानते हैं, और पब्लिक में से अगर कोई इस्लाम विरोधी आएगा तो हम उसको भी संविधान के दायरे में रहकर उसका मकाम, उसका अंजाम पहुंचाने का तरीका जानते हैं, और यही बोर्ड का काम है। हम इस मोहब्बत के सहारे अपने परभनी वासियों से, मराठवाड़ा वासियों से, बल्कि भारत देश वासियों से, और खुसूसन मैं अपने मुस्लिम समाज से यह गुजारिश करूंगा कि बोर्ड के सामने बड़े बड़े काम है, बहुत बड़े बड़े काम है। तो मेरे नौजवान बच्चों से गुजारिश है कि आपके अपने तरफ से कोई ऐसा मुद्दा खुद से न खड़ा करे कि बोर्ड का काम बढ़ता रहे। मिसाल के तौर पे शादी ब्याह के मामले में एक दूसरे का कोऑपरेट करना, बीवी का हक देना, खानदान का हक देना, बच्चों का हक देना, उन्हें तालीम दिलाना, बहुत बड़ी जवाबदारी। अगर मेरी नई नस्लें अपनी जवाबदारी पूरा करते रही तो बोर्ड को आगे और जाकर बहुत सारे मकामात पर अपना फर्ज निभाने का काम आसान हो जाएगा। आपको यह बात बता दूं, जनता को भी मालूम हो जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ी संस्था है। इनके अंदर में इस्लाह मुआशरा एक कमेटी है, तफहीम शरीयत एक कमेटी है, दारुल क़ज़ा एक कमेटी है, और ये कमेटी बिटवीन द मुस्लिम्स, ये इनके दरमियान समझा बुझाकर आसान
प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारने का सबक सिखाने के लिए अलग अलग उनके छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो इस्लाह मुआशरा का एक बड़ा काम है, उसमें यही है कि समाज में आसानी पैदा करो, रिस्पेक्ट दो, मुल्क को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, जहां हम गैरों से लड़ाई करने की प्लानिंग करते हैं और होना चाहिए, संविधान में हमें हक दिया है, वहीं बोर्ड यह चाहता है कि मुसलमान अपने शरीयत के पाबंद पहले खुद बने। हम नमाजों के, मस्जिद बचाना हमारी जवाबदारी है, मगर मस्जिदें भरना भी तो हमारी जवाबदारी है। अगर हम मस्जिदें भरते रहेंगे, पाबंदियां करते रहेंगे, तो फिर कोई आके हमारी मस्जिद पर गलत नजर नहीं रखेगा। और मुसलमान मस्जिदों को आबाद करते रहें और फिर किसी ने गलत नजर उठाया तो फजर में मेरे नौजवानों की भीड़ ही उसकी नजर सलामत करने का जरिया बन जाएगी, उसकी नजर को सुधारने का जरिया बन जाएगी कि मैं किस मस्जिद पर गलत नजर करूं, यहां तो 500 नौजवान बच्चे फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारा फर्ज है, इस्लाह मुआशरा के जरिए हम करते हैं। तफहीम शरीयत में क्या होता है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक छोटी संस्था है। तफहीम शरीयत का मकसद है कि समाज के सब लोगों को बुलाकर तलाक क्यों, कब, कैसे होना, नहीं होना, इस हवाले से मियाँ बीवी की जिंदगी को सुधारने की खातिर एक पूरा सिस्टम चलता है, उसका नाम तफहीम शरीयत है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अनबन ऐसी हो गई कि 1000 तरतीब के बावजूद उनके दरमियान निभाव हो ही नहीं रहा है, तो फिर इनके नहीं निभाव होने की सूरत में इन्हों मरने तक एक दूसरे के साथ सड़ के जिंदगी सड़ा देना नहीं। फिर इस्लाम यह चाहता है कि इनके दरमियान 1000 समझाने के बावजूद भी मियाँ बीवी बनकर रहने की कोई सूरत नहीं बन रही है, तो इनको अगली जिंदगी वैसा परेशानी में गुजारने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? पुलिस स्टेशन जाएं, कोर्ट कर लें, कचहरी कर लें, कोर्ट में 498। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह चाहता है कि नहीं, आपको पुलिस स्टेशन में जाके झगड़े FIR करने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक दूसरे को लॉकअप में डालने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन खानदानों के मसाइल हल करने के लिए सेपरेट दारुल कज़ा बनाया है कि कोई झगड़ा पंचायत हल करना है तो काजी साहब के पास आ जाओ, मुफ्ती साहब के पास आ जाओ, इनके पास आओ और यहां अपने मुद्दे रखो और आपस में बैठकर कुरान और हदीस में तो झगड़े खत्म करने के जो तरीके बताए हैं उस तरीके पर खत्म करो। इस तरह जो अदालतों पर, हिंदुस्तानी कोर्ट पर जो बर्डन पे बर्डन आता जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह चाहता है कि उस अदालत पर बर्डन ना आए और झगड़े फसाद आपस में सुलह मशवरा से, आपस में समझौता करके कुरान और हदीस समझ और समझाकर आपसी झगड़े खुद ब खुद खत्म कर लिए जाए। तो बोर्ड इन सारे मजमुए को अमल में लाने का काम है। जो बिटवीन द मुस्लिम्स जो परेशानियां हैं वो ऑटोमेटिक मेरे कौम की तरफ से हल हो गई, तो फिर जो नेशनल लेवल पर मुद्दे हैं फिर बोर्ड उस मुद्दों को देखे, आगे बढ़े। मस्जिदों की हिफाजत का मसला है, बाबरी मस्जिद का जो हाल हुआ यहां आप सब ने देखा, उस पर भी हमारी आपत्ति है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। बहरहाल जो हुआ हमने पहले कह दिया था कि कोर्ट की जो का फैसला आएगा हम मान लेंगे, ठीक है। मगर अब यह सुनने में आ रहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब काशी, मथुरा, फलां, ऐसे उनके पास हजारों की लिस्ट है। तो बहैसियत मुसलमानों के खादिम आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे तमाम समाज कंटकों को यह बता देना चाहता हूं कि हम बाबरी मस्जिद के हवाले से कोर्ट का फैसले पर खामोश हो गए, लेकिन अब कयामत तक भारत के इस तारीख में किसी दूसरी मस्जिद, किसी दूसरी दरगाह या इबादतगाह या मुसलमानों का जो शियार है, जो पॉइंट है, उस पर अगर किसी ने गलत नजर उठाया और आस्था की बुनियाद पर अगर फिर वहां अटैक हुआ या वहां कब्जा हुआ, तो अब पूरे भारत के मुसलमान जान दे देंगे, मगर अपने दीन, अपने इस्लाम, अपने शियार, अपनी मस्जिद, अपनी दरगाहों को अब ऐसा
अपमान होने नहीं देंगे। ये हमारे बोर्ड का, ये हमारे मुसलमान होने का, ये हमारे जिंदा होने का सबूत होगा। हम अपने दीन की हिफाजत जानते हैं, अपने खानका, दरगाह, मस्जिद, इन सब की हिफाजत जानते हैं, और इस हिफाजत के लिए बोर्ड कभी तन्हा नहीं है। बोर्ड के सदस्य पूरे भारत के हैं, तो सिर्फ सदस्य नहीं है, भारत की 30 करोड़ मुस्लिम जनता बोर्ड के पीछे खड़ी है, और ये पूरी ताकत से अपना दीन, अपना ईमान, अपनी दरगाह, अपनी मस्जिद, अपनी इबादतगाह, अपना शिआर, अपनी शरीयत बचाने के लिए भारत के संविधान के अनुसार संयम है, और इसी संविधान को हाथ में रखकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि अब फिर दोबारा बाबरी मस्जिद जैसा कांड दुनिया में होने नहीं देंगे। यही हमारा वादा है। और बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी हम कोर्ट के डिसीजन पर खामोश हैं, मगर यह बात याद रखें कि हम अपनी नस्लों को ये बताते रहेंगे, ये समझाते रहेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, 500 साल से थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं 500 साल से वहां बाबरी मस्जिद थी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में यह भी बोल रहा है कि वो मस्जिद उस जमाने में किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया। वो ये भी कह रहा है कि 150 तक वहां 5 वक्त की अजान, 5 वक्त की नमाज, और अयोध्या के मुसलमान जनता वहां जाके नमाज पढ़ती थी। कोर्ट इतना एडमिट करता है, और फिर उसके बाद अचानक आस्था की बुनियाद पर किसी एक फिरके को वो लैंड दे दी जाती है और दूसरी तरफ मुसलमानों के हवाले की जाती है। हम ये समझते हैं कि हमारे हिंदू सेकुलर भाइयों को वो जजमेंट एक बार बारीकी से पढ़ना चाहिए, और फिर वो पढ़ के अंदाजा लगाए कि जजमेंट किधर गया, कैसे गया। लेकिन बहरहाल जो हुआ, हम उसके 500 साला मस्जिद की तारीख में मस्जिद थी है, और हमारा ये कानून बोलता है, भारत का संविधान बोलता है, हमारी शरीयत ये बोलती है कि वो कयामत तक जगह मस्जिद ही है। यह बात आपके माध्यम से बता दूं कि मस्जिद ये मीनार का नाम नहीं है, मस्जिद ये दीवार का नाम नहीं है। मस्जिद उस जमीन को बोलते हैं जो खालिस अपनी मेहनत की कमाई की पसीने के कीमत से वो जगह अल्लाह की इबादत के लिए खरीद ली गई, ले ली गई, या किसी जिम्मेदार ने दान कर दिया। तो जो दान हो गया वो एरिया, वो टुकड़ा मस्जिद है। उस पर बिल्डिंग बन जाए तो मस्जिद की बिल्डिंग है, और नहीं बनी तो वो जमीन ही मस्जिद है। अब अगर किसी ने मस्जिद का ढांचा गिरा दिया है और उसको समाधान हो रहा है कि ढांचा तो गिर गया, अब खाली जमीन है, वो मस्जिद नहीं रही, तो ये सुन लें कि वो ढांचा है, डिसमेंटल करके फिर हो सकता है। हमारे मस्जिदों में ऐसा होता है कि हम पुरानी मस्जिद को डिसमेंटल कर देते हैं और उसके बाद नई मस्जिद, तो डिसमेंटल करने से मस्जिद का कानून नहीं बदलता, वो मस्जिद रहती है, क्योंकि जमीन का नाम मस्जिद है। तो वो जमीन अभी भी है। तो हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि अयोध्या में 500 साल से मस्जिद का ढांचा भी था और मस्जिद भी थी। 1949 तक ढांचा भी था और मस्जिद भी थी। 1992 तक ढांचा भी था, मगर उसमें कुछ लोगों ने मूर्ति रख दिया था, और 92 में उसी मस्जिद को, उसी ढांचे को किसी ने उद्ध्वस्त कर दिया, संविधान को शर्मिंदा कर दिया। तो किया होगा, करने वालों को सजा होनी चाहिए, मगर हमारे समाज में हम ये बताएंगे नस्लों को कि वो मस्जिद आज भी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। तुमने अपने ताकत की बुनियाद पर एक धार्मिक मस्जिद को खत्म कर दिया। अल्लाह जिस दिन इस धरती पर मुसलमान को ताकत देगा, संवैधानिक ताकत, संविधान के दायरे में अगर मुसलमानों को अल्लाह इस धरती पर ताकत देगा, तो फिर उस वक्त हम अपने दिल की नहीं, संविधान के माध्यम से फिर वहां जनता को बताएंगे कि जो जगह जिसकी है उसी के ताबे में होनी चाहिए। बहरहाल हमारी नई नस्लों से गुजारिश है कि वो पढ़ें, लिखें। दुश्मन का मुकाबला ताकत से नहीं, दुश्मन का मुकाबला लाठों से नहीं, तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, बम से नहीं,
अब मेरी समाज को दुश्मन का मुकाबला कलम से करना होगा, तालीम से करना होगा, पढ़ाई से करना होगा। जहां जहां से नाइंसाफी मिल रही है वहां वहां अपनी कौम को कुर्सी पे बिठाना होगा। अगर अदालत में नाइंसाफी हो रही है तो फिर हमारी कौम के बच्चों को पढ़कर अदालत की कुर्सी पे जाके बैठना होगा, ताकि हमको भी और आम जनता को भी हम सही इंसाफ दे सके जो संविधान में है। बहरहाल आपके माध्यम से मैं अपनी जनता से ये गुजारिश कर रहा हूं, पढ़ें लिखें, आधी रोटी खाएं, एक वक्त कम खाएं, अपने समाज में तालीम को आम करें और जिंदगी पैदा करें, नमाजों की, इबादत की, इखलाक की, अपने आंखों को उन गंदगियों से बचाए जिससे दिल खराब होता है। खासतौर से एंड्रॉयड मोबाइल के ज़माने में मेरी नस्लें रात को 2-2 बजे तक चबूतरे गर्म कर करके पूरा वक्त ख़राब कर रही है। मेरी गुजारिश है कि थोड़ा वक्त से पहले आ जाएं। ये मोबाइल में कुछ रखा नहीं है। आपकी अगली ज़िंदगी, आपके नौजवान बच्चों के पीछे जो नस्लें आ रही है, उन नस्लों को सुधारने का काम मौलवी साहब का नहीं है, आपका है, जनता का है। जनता में कुछ ऐसे समझदार बच्चे हैं, इमरान खान, वहीद पटेल और उनकी टीम जैसे, इन नौजवानों की जवाबदारी सिर्फ सियासी नुमाइंदगी करना ही आपकी जवाबदारी नहीं है, समाजी नुमाइंदगी करना भी आपकी जवाबदारी है। तो बहुत आगे चलना है हमको और मुकाबले के साथ चलना है। मैं समझता हूं उस मुकाबले के लिए जब लंबा सफर होता है तो फिर तैयारी भी बहुत करना पड़ती है। तो हमको इस भारतवर्ष में बहुत लंबा सफर करना है और उसके लिए फिर नौजवान नस्लों को तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरी नस्लों में वो सोच फिर से जिंदा फरमाए जो हमारे बुजुर्गों में थी। आपके इस चैनल के माध्यम से जहां तक ये मैसेज जाएगा वहां वहां के नौजवानों से ये अपील है कि दुनिया के दूसरे लफड़ों को छोड़ें और अपने समाज का, अपने खानदान का, अपने दीन का, अपने इस्लाम का वर्चस्व आप इस भारत देश में कैसे कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर, उसके करने के लिए आपको संयम होना पड़ेगा, अपने अंदर क्षमता लानी पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए और पूरी मिल्लत को मुत्तहिद होकर दीन बचाने, शरीयत बचाने, अपने शायर बचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 दिसंबर की रात बादशाह के जो अजमेर कॉलोनी में इमरान पटेल साहब, इनके इमरान खान साहब और पटेल साहब और इनकी पूरी टीम ने मिलकर जो यहाँ पर मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब को गुलपोशी उनकी यहाँ पर की है, जो उनको सदस्य के तौर पर लिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए। और यहाँ पर जो परभनी में डॉक्टर फौजिया तहसीन खान मैडम को भी बनाया गया है। तो इन दोनों शख्सियतों को जो अपने आप में काफ़ी अहम है, स्टेडियस है, तो इनकी काबिलियत से फ़ायदा उठाना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को भी उतना ज़रूरी है और परभनी के लिए भी ये उतनी ही खुशी की और फ़ख्र की बात है कि इन दोनों शख्सियतों को परभनी से चुना गया है। और यकीनन जो परभनी के अहम मुद्दे हैं, जो हमारे इस्लामिक मुद्दे हैं, जो हमारे समाज के, हमारे माशरे के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को आने वाले दिनों में अच्छी तरह से हल किया जाएगा। और इन दोनों के साथ में ही परभनी के तमाम नौजवान, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से, किसी भी तबके से रहते हों, लेकिन वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब के साथ रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।